हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। ये सब्जेक्ट करने वाले हैं। हिंदी का है ये एईसी सब्जेक्ट है और इसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो वन शॉट वीडियो होने वाली है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभी तक हमने जितनी भी ज़्यादातर वीडियो बनाई है मोस्टली वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने जब क्वेश्चन पेपर हमें सेंड किए हैं तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर हमने जो वीडियो में बताए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। दो वीडियो है, ठीक है। एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी लास्ट ईयर, तो ये वीडियो नंबर 1 है और आज जो करा रहा हूँ ये वीडियो नंबर 2 है। इन दोनों वीडियो को आपको देखना है क्योंकि ये दो वीडियो जो है ये कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो समरी वाले जो शॉर्ट टाइप के लास्ट में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने 2-3 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिले हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। और ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो सारे ऊपर वाली वीडियो में कवर है। तो आपको इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जाओगे कमेंट में तो आपको वहाँ पे पिन एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप दूसरी वीडियो को भी देख सकते हो। बस ये दो वीडियो देखनी है। कंप्लीट सिलेबस जो आपके सामने सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपके पेपर में आएगा और वो इस वीडियो में ना मिले। ठीक है, यानी दो वीडियो में आपका सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। और पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, एकलव्य स्नातक 1 इसको सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन पेपर है। ये कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के डाउनलोड किए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने इनके सारे आपको करा दिए हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके कवर हो गए हैं। ये एक पहले एईसी होता था जो, ये उसका है। बाकी आप देखोगे ये आपका यही क्वेश्चन पेपर है सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया और एक दो लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आपको दूसरी वाली वीडियो में मिलेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, 2 पेज भी लिख दोगे बहुत हो जाएगा उतना। तो आपको शॉर्ट में आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद लेखन, तो इसको देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद क्या होता है, इसको अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, यानी जो पैराग्राफ होता है उसी को लिखना होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन का मतलब है पैराग्राफ लिखना। अब पैराग्राफ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ आप ऐसे समझ लो कि पैराग्राफ जो होता है इतना बड़ा, मान लो फुल पेज में मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब इसमें से अगर कोई 2 लाइन काट भी दे, यानी कि कट भी कर दिया जाए 2 लाइन, तो पैराग्राफ में कोई खास असर पड़ेगा नहीं 2 लाइन उड़ जाने से। ठीक है, तो ये होता है इसकी विशेषता। तो ये मुख्य रूप से किसी साहित्यिक रचना, मान लो कोई भी लिटरेचर है, कोई बुक है या कोई टॉपिक है, प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, कोई टॉपिक के अंतर्गत एक विशिष्ट अंश होता है जिसको हम अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, किसी एक विषय पर या किसी एक विषय के अंश की विवेचना की जाती है। मान लो कोई विषय है, जैसे मान लो दहेज प्रथा एक विषय है। अब दहेज प्रथा एक विषय है, इस पे लिख दिया गया है एक आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें सारी बातों को डिस्कस किया जाता है। अगर बीच में 1-2 लाइन उड़ा भी दी जाती है यानी कट भी कर दी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताया जा रहा था, किस टॉपिक के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो ये कोई भी साहित्यिक रचना हो सकती है, कोई पुस्तक हो सकती है, या कोई प्रकरण, कोई टॉपिक हो सकता है। अब लेखक किसी लेख में या किसी निबंध आदि का लंबी रचनाओं को कुछ विभागों में विभाजित कर देता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई निबंध है, अब वो निबंध बहुत बड़ा है, वो 1 पेज 2 पेज 3 पेज, मान लो 3 पेज का निबंध है। ठीक है, तो उस निबंध को आर्टिकल में डिवाइड कर देता है लेखक ताकि वो आसानी से समझ में आए। जैसे मान लो कोई भी निबंध, मान लो जैसे एक टॉपिक है प्रदूषण, प्रदूषण पे कोई निबंध लिखा गया, तो ये लिख दिया 4-5 लाइन, फिर 4-5 लाइन ये लिख दिया, फिर 4-5 लाइन ये लिख दिया, तो इस तरीके से 3 पेज में लिख दिया। तो क्या है, अब ये हर एक पहरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपने आप में एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट आर्टिकल या फिर छोटा अनुच्छेद के रूप में भी जान सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो यही एक अनुच्छेद है, आप ऐसा मान लीजिए। सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको बताना है इसे। फिर इस विभाजन के समय में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो विशिष्ट विभाग है उसमें कोई विशिष्ट भाव या विचार या कोई बात पूर्णतः या अंशतः स्पष्ट स्पष्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कहने का मतलब है 1 पेज है, मैंने 3 पहरों में कोई आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, कोई भाग लिख दिया है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके एक पार्ट में लगभग लगभग जो भी आप कहना चाह रहे हो वो भाव, वो विचार आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, लगभग लगभग क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप उसको अगले पोर्शन में ले जाते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो वो बेटर होता है। फिर इसमें क्या होता है, इस प्रकार जो ये विभाग है, यानी जो हम इसको टुकड़ों में लिख रहे हैं या जो अनुच्छेद है, ये अपने पूर्ववर्ती यानी पहले के और परवर्ती यानी बाद के जो अनुच्छेद है उससे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लो मैंने एक पेज में 3 पोर्शन में कोई चीज़ लिखी है, तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ उसका कनेक्शन ऊपर वाले पोर्शन से भी होना चाहिए। ठीक है, और उसका नीचे वाले पोर्शन से भी उसका कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि
इससे पहले और उसके बाद में जुड़ा होने पर भी भाव विचार या दृष्टि, एक दृष्टि से देखें तो पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है और ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। आर्टिकल जो होते हैं, अनुच्छेद जो होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें वर्णनात्मक भी होते हैं, विवरणात्मक भी होते हैं, विचारात्मक भी होते हैं, कल्पनात्मक भी होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। वर्णनात्मक मतलब जिसमें वर्णन किया गया हो किसी घटना का। तो देखिए, इसमें किसी विषय का पूरा वर्णन किया जाता है, विवरण यानी डिटेल में समझाया जाता है। विषय के अनुसार अनुच्छेद की शैली तय की जाती है, यानी विषय कैसा है, विषय बहुत बड़ा है, गंभीर है, तो उसी हिसाब से उसके अनुच्छेद तय किया जाएगा कि उसको कैसे लिखना है। फिर इसमें लेखक जो है वो विषय का अर्थ लिखेगा, उसके प्रकार बताएगा, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके गुण, उसके दोष, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। क्योंकि वर्णनात्मक है तो सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, कोई पुस्तकालय, कोई विद्यालय, कोई पर्व, कोई त्योहार, इसके बारे में कोई आर्टिकल लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखी या अनुभव की गई घटनाओं का विवरण होता है। मान लो कोई ऐसी घटना है जो किसी ने देखा है उस घटना को, ठीक है। जैसे मान लो कोई किसी ट्रिप पे गया था, कोई किसी यात्रा पे गया था, तो उसने वहाँ पे जो जो चीज़ें देखी है तो उसका पूरा विवरण लिखना होता है। तो इसमें लेखक क्या करता है, किसी घटना के बारे में या किसी स्थिति के बारे में या अपने अनुभव को बिल्कुल डिटेल में विस्तार से बताता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें आपके यात्रा वृत्तांत भी हो सकते हैं, सत्याग्रह हो सकता है, या एकता पे बल, मतलब ये ऐसे टॉपिक हो सकते हैं। जैसे किसी ने सत्याग्रह पे लिख दिया, एकता में बल है, इस टॉपिक पे कोई आर्टिकल लिख दिया, या कोई घटना है उसका कोई विवरण दे दिया, तो ये सब विवरणात्मक अनुच्छेद में इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, विचारात्मक अनुच्छेद। इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार के अनुच्छेद होते हैं जिसमें सोच विचार या चिंतन से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है। यानी सोच विचार कर कोई कोई ऐसा आर्टिकल जो सोच विचार कर लिखा गया हो, जिसमें चिंतन वाली चीजें हों, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें। इसमें लेखक जो होता है अपने विचारों को तर्क के साथ प्रस्तुत करता है, यानी जो भी लेखक जो भी चीजें लिखेगा उसमें फैक्ट होगा, लॉजिक होगा, ठीक है, तर्क होगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी घटना, काल्पनिक चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल भी कल्पनाओं पे, बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए। और इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी चिंतन शक्ति का विकास हो सके, ठीक है, उनकी रीजनिंग का विकास हो सके। और इसमें किन बातों का ध्यान दिया जाता है, तो इसमें विशेष बात होती है। इसमें ये होता है कि जो विषय रखा जाता है वो बहुत गूढ़ नहीं होते, यानी बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसमें विचार जो होता है वो स्पष्ट होता है और तर्कपूर्ण होता है, यानी क्लियर होगा और लॉजिक होगा उसके पीछे, इस तरीके की चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। लास्ट में आ जाता है कल्पनात्मक। अब नाम से ही पता लग रहा है इसमें कल्पना होती है, ठीक है। तो इसमें कल्पना और भावना का समावेश होता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है मानसिक और रचनात्मक विकास करना, ठीक है। ऐसे विषय जो दिए जाते हैं इसमें हृदय और मस्तिष्क दोनों ही सक्रिय होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लो कल्पनात्मक है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। अब ऐसा विषय इस पे लिखा जा सकता है, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यानी कल्पना कर रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे करता, मैं ये देश के लिए करता, मैं देश के लिए ये डिसीजन लेता, मैं इस कानून में बदलाव कर देता, या मैं इस चीज पे नया कानून ले आता, ठीक है। तो ये मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसे ऐसे करता। तो ये ऐसे जो टॉपिक है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आर्टिकल जो लिखे जाएंगे वो कल्पनात्मक या भावात्मक माने जाएंगे। इसमें मेरी कल्पना का भारत, प्रकृति से संवाद, ऐसे विषय पे आर्टिकल लिखा जाता है। तो ये आर्टिकल आपने समझ लिया क्या है, इतना ही काफ़ी है पेपर में, लेकिन 2 स्लाइड और समझा देता हूँ। पेपर में आपको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना जितना बता रहा हूँ, ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख दोगे चल जाएगा। अब ये जो अनुच्छेद लिखा जाता है इसका महत्व क्या होता है, तो देखो इसमें किसी रचना का अंश होना अनिवार्य है। लेकिन आजकल देखें तो स्वतंत्र आर्टिकल भी होने लगे हैं, ठीक है। आज के समय में एक स्वतंत्र आर्टिकल लिखे जाने लगे हैं जिसमें कोई स्पेशल कोई रचना की आवश्यकता नहीं होती। विशेषतः जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, तो विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी में लेखन कौशल की जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए क्लास में भी कई बार क्या करते हैं, बच्चों को कुछ आर्टिकल दे दिए जाते हैं कि आप लिखो, इस पे लिखो। कुछ विषय दे दिए जाते हैं कि आप इस विषय पे कोई आर्टिकल लिखो, ठीक है। 1 पेज का हो सकता है, 1.5 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, वो उसके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं कि विद्यार्थी को सीमित विषय पर अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाता है, ठीक है। कि कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक दे दिए जाते हैं बच्चों को, उस पर कहा जाता है कि आप इस पे आर्टिकल लिख सकते हो। इसके माध्यम से उसको ज्ञान, कल्पना और तर्क शक्ति और भाषिक क्षमता आदि को परखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लिखित संप्रेषण। संप्रेषण जो होता है वो कई प्रकार का होता है, मौखिक भी है, लिखित भी है, ठीक है। तो इसमें आप लिखित वाला आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो लिखित को समझते हैं। जब सूचनाओं को लिखकर एक व्यक्ति दूसरे तक पहुंचाता है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे तक वो सूचना लिखकर पहुंचाई जाती है, तो उसको हम लिखित संप्रेषण कहते हैं।
इसमें फीडबैक जो होता है वो मौखिक संप्रेषण जितना तेज नहीं होता, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है, लेकिन लिखित संप्रेषण में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। फिर भी ये जो माध्यम है ये स्थायी माना जाता है और विश्वसनीय है, प्रभावशाली है। देखो क्यों ये स्थायी है, क्योंकि मान लो मैंने मौखिक आपको कोई बात बताई, आपने मेरी बातों को सुन लिया, हो सकता है कि आप उसको भूल जाओ बाद में, लेकिन अगर मैं लिखित रूप में आपको कोई चीज़ दे देता हूँ और आप उसको अपने पास सेव करके रखते हो, मान लो मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ तो वो लिखित में है, आप उसको सेव करके रख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, वो स्थायी है। ठीक है, वो स्थायी है, प्रभावशाली होगा, विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट है कि ज्ञान, शोध और सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने में सहायक होता है। पहले जब किताबें नहीं थी, ठीक है, तब क्या होता था, मौखिक परंपराएं होती थी। हम जो हमारे पूर्वज हैं वो अपने पूर्वजों से जो सुनते थे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते थे, ज्ञान ऐसे ही बढ़ता था। लेकिन जब लिखित रूप आ गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको स्थायी रूप से रख पाना आसान हो गया, यानी लंबे समय तक उन चीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण जो होता है इसका क्या महत्व होता है। तो किसी भी व्यवस्था या किसी भी संस्था के लिए लिखित संप्रेषण जो होता है बहुत आवश्यक होता है। आप देखते हो कोई भी जो संस्था होती है उसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है हमेशा लिखित में होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखोगे कोई भी चीज होगी वो हमेशा लिखित में होगी। क्यों? क्योंकि ये, ठीक है, इस ये एक सबूत भी हो जाती है। ठीक है, आगे समझते हैं। समाज में जो विचार होते हैं उसको सुचारू आदान प्रदान भी लिखित संप्रेषण से ही संभव हो पाता है। ज्ञान, विज्ञान या सामाजिक संदेश को लिखकर बड़े वर्ग तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लिखित जो लक्षित वर्ग है यहाँ तक सूचना पहुंचाना आसान हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि कोई व्यक्ति है उसके पास ज्ञान है बहुत ज़्यादा, वो दूसरों को ज्ञान मौखिक रूप से दे रहा है, तो वो कितने लोगों तक ज्ञान पहुंचा सकता है, आप ये सोचिए। लेकिन अगर लिखित रूप है तो वो हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण का विकास। ये कौशल जो है निरंतर अभ्यास से विकसित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होती है तभी जाके लिखित संप्रेषण में कोई प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है, कई लोग बोलने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लिखने में वो उतने अच्छे नहीं होते, लिखने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो इसके लिए भाषा पे अधिकार होना चाहिए, तर्क युक्त चिंतन होना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट लेखन शैली भी जरूरी है, यानी उसका कमांड हो उस भाषा पे जिस भाषा में वो लिखता है। मान लो कोई अंग्रेजी में लिखना चाहता है तो अंग्रेजी भाषा उसको अच्छे से आनी चाहिए, उसकी ग्रामर का उसको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसकी थिंकिंग भी लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिक तर्क के साथ सोचे, फैक्ट को देखे। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हो उसमें लिखित में चीज़ें होती है, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन वगैरह होती हैं, किताबें हो गई, होर्डिंग हो गई, साइन बोर्ड, पोस्टर, ईमेल, नोटिस, पैम्पलेट्स वगैरह जो होती है, ये सब लिखित संप्रेषण के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब लिखित संप्रेषण के क्या लाभ है और क्या इसकी कमियां हैं इसको देख लेते हैं। मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा, मान लो अगर पेपर में आपसे ये बोले कि लिखित संप्रेषण के लाभ बताइए, तब आपको केवल लाभ ही बताने होंगे। ठीक है, तो सारी चीजें कवर करते हुए चल रहा हूँ। लिखित संप्रेषण के लाभ क्या है कि लिखित संदेश को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। आज से जो हजारों साल पहले जो लिखित में जो ग्रंथ मिले हैं हमें, ठीक है, आज भी उसको सुरक्षित रखा गया है और आगे भी वो चीज़ें चलती जाती हैं। इसमें क्या होता है, सटीक भाषा और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लंबे और जटिल संदेश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि लिखित रूप में आप चाहे कितने भी लंबे कंटेंट को लिख लो, चाहे आप कितने भी पेज में लिख सकते हो, क्योंकि पाठक जो है उसे बार बार पढ़कर उसको समझ सकता है। तो ये इसके लाभ हैं। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या है, जहाँ पे तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पे लेखन काफ़ी महंगा हो सकता है। ये समय बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप एक बुक लिखने बैठ जाओगे तो आपको हो सकता है कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अशिक्षित लोग जो होते हैं वो इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे इसका उपयोग करेंगे, ये समझिए। ठीक है, फिर ये माध्यम जो है औपचारिक और जटिल होता है, थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसके लिए आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, फिर इसमें तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण। ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ है। प्रभावी संप्रेषण का मतलब क्या होता है? तो जब कोई संदेश स्पष्ट, सही और समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाए। मान लो कोई संदेश है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो स्पष्ट हो, बिल्कुल सही हो और सही समय पे जिसको आपको पहुंचाना हो उस तक अगर वो पहुंच जाती है तो इसको हम प्रभावी संप्रेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपका एग्जाम है, एग्जाम 2 दिन बाद है, अगर आपके पास पहले से ये वीडियो अवेलेबल करा दी गई है तो ये आपके लिए क्या है, ये प्रभावी है। लेकिन अगर पेपर खत्म हो जाने के 2 दिन बाद ये वीडियो आए तो क्या होगा, आपके लिए कोई प्रभावी नहीं होगी। तो ऐसे ही संप्रेषण होता है। ठीक है, यानी सही समय पे अगर चीजें प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाती है तो उसको प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है। और प्राप्तकर्ता भी उसे ठीक उसी अर्थ में ग्रहण करे
ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने कोई बात आपको बताई तो आपको भी उसका सही अर्थ ही समझना है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको प्रभावी संप्रेषण कहा जाएगा। इसकी कुछ विशेषताओं पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे भाषा जो होती है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। संदेश जो हो वो संक्षिप्त हो, शॉर्ट में हो, ताकि आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर उद्देश्य होना चाहिए। फिर सही माध्यम का चयन भी करना चाहिए कि सही मीडियम का यूज़ करना है हमको अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, चाहे वो लिख कर हो, चाहे वो बोल कर हो, कोई भी माध्यम हो, पर वो सही माध्यम चुनना है। फिर जो प्राप्त करता है उसकी समझ के अनुसार संदेश हो। और फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, जैसे मान लो मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया, अब आप मुझे कमेंट में फीडबैक दोगे, आपको समझ में आया, आपको समझ में नहीं आया, आपको और क्वेश्चन चाहिए, या आपको कुछ डाउट है, तो आप फीडबैक क्या है कमेंट में दे सकते हो। तो ये प्रतिक्रिया के रूप में आप इसे मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो से जोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है कि प्रभावी संप्रेषण के तत्व, कोई बेहतरीन जो संप्रेषण होगा उसके क्या तत्व होंगे। सबसे पहले तो सेंडर होगा, यानी जो संदेश को भेजता है, जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है। फिर कोई संदेश होगा, क्योंकि भाई कोई ना कोई संदेश तो भेजा जा रहा होगा ना। फिर उसका कोई माध्यम होगा, हो सकता है वो लिख कर भेजा जा रहा हो, बोल कर भेजा जा रहा हो, वीडियो बना के भेजा जा रहा हो, या कोई भी तरीका हो सकता है माध्यम। फिर एक प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होना चाहिए, जिसको वो संदेश प्राप्त करना है। और फिर लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है, यानी उसको वो कैसा लगा, ठीक है, उसको समझ आया या नहीं आया, ये चीज़। इसके बाद बात करते हैं, ये देखो कुछ 3-4 टॉपिक यहाँ पे है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक है संप्रेषण के उद्देश्य। तो संप्रेषण के उद्देश्य क्या है। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ताकि समाज जो है वो सही तरीके से कार्य कर सके, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब संप्रेषण को थोड़ा पॉइंट में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है इसमें सूचना देना, यानी लोगों को घटनाओं, तथ्यों यानी फैक्ट और समाचार की जानकारी देना, समाज को जागरूक बनाना, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से क्या होता है, हजारों लाखों लोगों तक आसानी से जो खबर होती है, न्यूज़ होती है, जो समाचार होता है, जो सूचना होती है वो आसानी से पहुंच जाती है। टीवी भी इसका एक जरिया है, रेडियो हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, ये सब इसके माध्यम हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है ज्ञान और शिक्षा का प्रचार, यानी शिक्षा और ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में ये माध्यम काम आते हैं। अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, इसमें ये काम आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, एजुकेशनल जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कक्षाएं, जैसे आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही आप पढ़ रहे हो, मैं यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको देखकर समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी ज्ञान का क्या है, प्रसार हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। और जागरूकता अभियान, ये भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति, यानी अपने विचार, अपनी भावना और अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करना, ठीक है। इससे क्या होगी, आपसी समझ बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है सामाजिकरण, यानी व्यक्ति को समाज से जोड़ना, सामाजिक नियम, सामाजिक जो परंपराएं होती है, संस्कृति, इसको सीखना सिखाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन। इससे क्या होता है, मनोरंजन भी होता है, लोग तनाव और थकान से राहत प्राप्त करते हैं, जीवन को आनंदमय बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, आप मान लो कोई आप फिल्म देखते हो, कोई नाटक देखते हो, कोई संगीत, कोई टीवी धारावाहिक, ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेरणा देना, यानी लोगों को सही कार्य के लिए प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज में सुधार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर जनमत का निर्माण, यानी लोगों की सोच को दिशा देना, सही सोच हो सके लोगों की, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाना, समाज में समानता, न्याय और मानव मूल्यों का प्रचार करना। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचार का महत्व, ठीक है, जो संचार होता है उसका क्या महत्व है। तो देखिए संचार का महत्व है, यहाँ पे संचार जो है मानव जीवन और समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक आधार होता है, ठीक है। समाज में संचार ना हो तो समझ लो कि समाज सही तरीके से नहीं चल सकता, तो संचार बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इसके बिना ना व्यक्ति ना ही समाज ठीक से काम कर पाएगा, ठीक है। अगर संचार नहीं होगा तो सही से काम नहीं हो पाएगा। अब इसको देखेंगे हम पॉइंट में, सारे पॉइंट एक ही स्क्रीन पे रख दिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है समाज को जोड़ने में सहायक है, यानी संचार जो होता है वो व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, आपसी समझ, आपसी सहयोग और एकता विकसित करता है। सेकंड है सूचना और ज्ञान का प्रसार, क्योंकि आपको पता है संचार जो है, संचार के माध्यम से ही हम घटनाओं की जानकारी लेते हैं, हम समाचार को समझ पाते हैं, किसी भी घटना के फैक्ट तक, उसकी सही जानकारी तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। शिक्षा और ज्ञान को भी जन जन तक, अगर हर जन तक, ठीक है, हर व्यक्ति तक अगर पहुंचाना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं संचार जो होता है बहुत जरूरी होता है।
तीसरा पॉइंट है शिक्षा के विकास में योगदान, पढ़ाई लिखाई हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई स्किल का विकास हो, तो उसमें संचार सहायक होता है। अच्छे और जागरूक नागरिक बनाने में भी संचार जो होता है वो मदद करता है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। समाज में आपको पता है बहुत बुराइयां होती है, बहुत सारी कुरीतियां होती है, तो उन कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी संचार जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र को मजबूत करना, यानी जनमत का निर्माण करने में सहायक है। जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है संचार। मनोरंजन और मानसिक राहत देना, यानी तनाव और थकान के दबाव से ये लोगों को राहत देता है, लोगों के जीवन को खुशहाली से भरता है। ठीक है, संबंधों को मजबूत बनाना है, यानी पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक संबंधों को भी मजबूत करता है संचार। गलत फहमियों को कम करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है। ठीक है, आर्थिक विकास में भी सहायक है, क्योंकि आपको पता है व्यापार हो, उद्योग हो, रोजगार हो, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, किसी भी आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में जाओगे, तो संचार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है डायरी लेखन। अब डायरी लेखन क्या है, एक तरह से मान लो ये शौक होता है लोगों को डायरी लिखने का। ठीक है, कुछ लोग अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को रोजाना लिखा करते हैं। ठीक है, डायरी लिखा करते हैं। तो डायरी लेखन का अर्थ क्या है, तो डायरी लेखन में व्यक्ति जो होता है अपने दिन प्रतिदिन यानी डेली लाइफ में उसके साथ जो जो भी उसके अनुभव हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके विचार हैं या घटनाएं हैं, मान लो किसी के साथ कोई अच्छी घटना हो जाती है, किसी के साथ कोई बुरी घटना हो जाती है, तो वो उसके बारे में डेली लिखा करते हैं, तो इसी को डायरी लेखन कहा जाता है। ये आत्म अभिव्यक्ति का एक सबसे सरल माध्यम होता है, यानी अपने आप को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं हम डायरी लिख कर। ठीक है, डायरी जो होती है वो निजी होती है, याद रखना, डायरी जो होती है निजी होती है, पर्सनल होती है, और ये स्वयं के लिए लिखी जाती है, किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए डायरी नहीं लिखी जाती है। अब डायरी लेखन की विशेषता क्या होती है, लेखन जो है वो निजी है और आत्मकथात्मक है, क्योंकि हम खुद अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने अनुभव के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर इसकी भाषा जो है वो सरल और स्वाभाविक और भावपूर्ण होनी चाहिए, और प्रतिदिन की घटनाओं का लेखा जोखा इसमें होता है। जैसे मान लो कोई, आप जैसे मान लो अब 2026 आने वाला है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो डायरी लिखे, तो उसको सही समय होता है कि साल के पहले दिन से लिखना शुरू कर दे। पूरे 365 दिन वो डायरी लिखता जाएगा, डेली 1 पेज 2 पेज जो भी उसको लगता है लिखना चाहिए उतना लिखेगा, और जो उसके जीवन में घटनाएं हो रही है अच्छी बुरी, उन सबको वो उसमें लिखता जाता है। ठीक है, इसे डायरी लेखन कहा जाता है। अब डायरी लेखन और प्रस्तुतिकरण के रूप, तो डायरी लेखन की परंपरा समझते हैं। डायरी लेखन की परंपरा जो है वो पुरानी है। कई जो प्रसिद्ध लेखक रहे हैं वो अपनी डायरिया लिखते रहे हैं, उनकी डायरिया प्रकाशित हुई हैं। कई बार कई लेखक हैं जिन्होंने अपनी डायरिया लिखी, जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनकी डायरी सामने आई, तो उसमें उनके जीवन की बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, जो छापी जाती हैं। फिर हिंदी साहित्य में भी देखें तो डायरी लेखन जो है काफ़ी लोकप्रिय रहा है। अब डायरी के रूप, डायरी जो होती है वैसे ज़्यादातर व्यक्तिगत उसे निजी डायरी माना जाता है। फिर एक यात्रा डायरी भी होती है, जैसे मान लो कुछ लोगों को क्या होता है, यात्राओं का शौक होता है, तो जब नई नई जगहों पे जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल में लिखा करते हैं। फिर लेखक या कवि की डायरी हो सकती है, या किसी के जीवन या आत्मकथा जैसी डायरी हो सकती है। डायरी कोई कहानी या कोई उपन्यास नहीं होता, इसमें जो रियल लाइफ होती है उससे जुड़ी घटनाएं होती है। ठीक है, जो हम खुद ही लिख रहे होते हैं अपने बारे में। डायरी लेखन का महत्व क्या है, ये आत्म विश्लेषण में सहायक है। इसमें मानसिक तनाव कम रहता है, क्योंकि भाई मानसिक तनाव को कम करता है, दुनिया भर की हमें टेंशन रहती है। जब हम डायरी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सुकून वाले पल होते हैं, सही से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने बारे में लिख पाते हैं। ठीक है, फिर स्मृतियों को सुरक्षित रखना ये सही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें होती हैं, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है उससे डायरी को खोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमने इस तारीख को ये कार्य किया था, या इस तारीख को हमारे साथ ये घटना हुई थी। तो वो मतलब आपकी यादों को सुरक्षित रख सकता है। आत्मसंवाद का माध्यम बनता है, व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी होती है उसके विकास में, डेवलपमेंट में भी ये सहायक होता है। डायरी लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, तो डायरी जो होती है वो किसी नोटबुक में लिखी जा सकती है, या कोई पुरानी डायरी है उसमें लिखी जा सकती है। इसके लिए कोई रूल नहीं होते हैं। ठीक है, हर दिन की तारीख अवश्य लिखें, ये इंपॉर्टेंट होती है। डायरी में जब लिखा जाता है तो उसमें तारीख लिखी जाती है कि किस तारीख को कौन सी घटना हुई है, उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, जब लंबे समय बाद कोई घटना को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा इस तारीख को ये घटना हुई थी। फिर इसमें घटना, विचार या भावनाओं को ईमानदारी से लिखा जाता है, बनाकर या फालतू की चीज़ें उसमें नहीं लिखनी होती हैं। लिखते समय किसी दबाव में ना हो व्यक्ति, जो मन में आए वही लिखे। नेक्स्ट है डायरी लेखन के नियम, तो इसके कोई भी निश्चित नियम नहीं होते हैं। भाषा अपनी सरल सहज हो सकती है, कैसी भी भाषा आप लिख सकते हो उसमें। शुद्धता से अधिक भावों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा की शुद्धता और व्याकरण इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जो भाव है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रतिदिन लिखने की आदत डालनी चाहिए, एक निश्चित समय तय करना चाहिए कि इस समय पे हम डायरी लिखेंगे। फिर अगला टॉपिक है मेरी अभिलाषा। ठीक है, अब ये इस पे आर्टिकल लिखना है।
अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मेरी अभिलाषा इसका मतलब है आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, आप उसके बारे में एक आर्टिकल लिखोगे। आप कम से कम 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना होगा। तो आप क्या चाहते हो, आप कौन हो, आपका क्या नाम है, आपका क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक परफेक्ट आंसर नहीं बना सकता हूँ इसका, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग है। तो आप अपने हिसाब से पेपर में लिख के आ सकते हो। मान लो सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो बनना चाहते हो या आपका जो सपना है, आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो या किसी टॉपिक पे लिख सकते हो। फिर एक बार क्वेश्चन देखिए, ये 3-4 टॉपिक है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। भ्रामक संप्रेषण, ये क्या होता है? भ्रामक संप्रेषण का मतलब है जब संप्रेषण के माध्यम से जो दी गई सूचना है वो गलत हो या अधूरी हो या उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, तो ऐसे संप्रेषण को हम भ्रामक संप्रेषण कहते हैं। आप देखते हो ना आजकल फेक न्यूज़ बहुत चलती है। कई बार क्या होते हैं, कुछ लोग किसी वीडियो का पार्ट कट कर देते हैं, उसका आगे का कॉन्टेक्स्ट और पीछे का कॉन्टेक्स्ट हटा के उसको गलत तरीके से पेश कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। या कई बार फेक न्यूज़ यानी गलत ही न्यूज़ फैला दी जाती है। तो ये सब भ्रामक संप्रेषण होता है। इसमें संदेश पाने वाला जो व्यक्ति होता है वो गलत निष्कर्ष निकाल लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी न्यूज़ अगर आती है ना आपके सामने, तो थोड़ा सा उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। ये तो भ्रामक संप्रेषण के कारण इसमें अस्पष्ट और जटिल भाषा का यूज होता है। कई बार अधूरी जानकारी दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, जानबूझकर गलत सूचना फैलाई जाती है, अफवाहें फैला दी जाती है, गलत ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, भावनात्मक या पूर्वाग्रह युक्त प्रस्तुति की जाती है। मान लो किसी व्यक्ति को किसी खास समुदाय से नफरत है, तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी चीजों को लिख सकता है जिससे कि कुछ हिंसा या कुछ नफरत फैले, ठीक है। तो ये पूर्वाग्रह पूर्ण भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो ये भ्रामक जो संप्रेषण होता है, इसके रूप, तो इसके कई रूप होते हैं। जैसे अफवाहें, मान लो कोई गलत एडवर्टीजमेंट हो जाता है, झूठे विज्ञापन आप देखते हो, आपने बहुत देखा होगा कि दुनिया भर के तेल बिकते हैं, इसे लगा लो, इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दुनिया भर के शैम्पू बिकते हैं, इससे डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। बहुत झूठे झूठे मतलब विज्ञापन दिए जाते हैं। फर्जी समाचार, आपको पता है फेक न्यूज़ बहुत होती है। भ्रामक शीर्षक, कई बार क्या होता है, वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे, टाइटल कुछ लिख दिया जाता है, अंदर वीडियो के अंदर कुछ और होता है। तो ये भ्रामक शीर्षक भी दिया जाता है। कई बार अधूरी रिपोर्टिंग की जाती है। फिर भ्रामक संप्रेषण का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि समाज में गलत फहमियाँ फैलती है। कई बार तनाव या भ्रम फैल जाता है। कई बार विश्वास की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर लोग गलत डिसीजन ले सकते हैं। समाज में अशांति फैल सकती है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा दंगा भी हो सकता है। नेक्स्ट है संवाद लेखन। तो संवाद का अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसको संवाद या डायलॉग्स कहा जाता है, ठीक है। संवाद जो होता है मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। संवाद से विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। तो संवाद के माध्यम क्या होते हैं? इसमें ज़्यादातर आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, यानी मान लो दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बीच में संवाद हो रहा है, यानी डायलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है, बातचीत हो रही है। फिर ये दूरभाष यानी फ़ोन से भी हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हो सकता है। साहित्य में देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र, इनके माध्यम से भी संवाद होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लेखक है, वो नाटक के जरिए भी अपने संदेश को आप तक पहुंचा सकता है, किसी कहानी के जरिए भी जो उसका संदेश है आप तक पहुंचा सकता है। अब साहित्य यानी लिटरेचर में अगर हम देखें तो संवाद क्यों इंपॉर्टेंट है, तो साहित्य में संवाद को देखें तो लेखक जो है वो पाठक से संवाद स्थापित करता है, यानी कि अपने विचारों को पाठक तक पहुंचाता है। नाटक में देखें तो संवाद जो होता है जीवन को सही दिशा देता है। एकालाप भी संवाद का रूप माना जाता है, और समाचार पत्रों में जो संवाददाता होता है वो भी संवाद प्रस्तुत करता है, ठीक है। फिर संवाद का महत्व क्या होता है ये समझते हैं। जीवन से जुड़ा होता है, ये हमारे प्रभावशाली माध्यम है। इसमें पात्रों के भाव, उनके विचार, उनके स्वभाव को प्रकट करता है हमारे सामने। कई बार क्या होता है, कुछ कहानियां होती है, कुछ कथा होती है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और जीवंत भी बना देता है संवाद, ठीक है। कई फिल्में जो होती है आप देखते हो, उसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं, लोगों के बीच में बातचीत ऐसी होती है कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है। और वो डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। फिर नेक्स्ट है चरित्र चित्रण में भी सहायक होता है। एक सही चरित्र को सही तरीके से डिफाइन करने में सहायक है। फिर भाषा शैली के विकास में भी ये क्या करता है, योगदान देता है। अब संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो पात्र की शिक्षा, सामाजिक स्तर और स्वभाव के अनुसार। जैसे मान लो कोई मूवी देख रहे हो आप, तो मूवी में जो कैरेक्टर है उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके सामाजिक स्तर के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से उसके डायलॉग्स रखे जाते हैं, ठीक है। शिक्षित पात्र जो होगा वो शुद्ध और मानक भाषा इस्तेमाल करेगा। अशिक्षित या ग्रामीण पात्र है वो बोलचाल में जो आंचलिक भाषा है या ग्रामीण भाषा है उसका इस्तेमाल करेगा। गंभीर पात्र जो होंगे वो गंभीर डायलॉग होंगे उनके,
जो विनोदी पात्र होगा, जो कॉमेडियन टाइप का होगा, वो हल्के फुल्के संवाद करेगा और हंसी मजाक वाली चीजें बोलेगा। संवाद लेखन की प्रक्रिया, तो इसके कई चरण होते हैं। जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं, ये कई चरण होते हैं। जैसे कि कोई विषय है या कोई कथा वस्तु है, पहले विषय का चयन करना है, ठीक है। फिर उस विषय का चयन होने के बाद उसके पात्र और उसकी पहचान और भूमिका, यानी उसके जो कैरेक्टर हैं उसको ध्यान रखना है। फिर उनके कैरेक्टर के बीच में क्या क्या बात होगी, उसको क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा जाता है। फिर परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ही संवाद होता है, ठीक है। जैसी सिचुएशन है, मान लो कोई मूवी है, उसमें कोई डेथ वाला सीन आ जाता है, मृत्यु वाला सीन आ जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें शोक वाला संवाद होगा, दुख वाली बातें होंगी, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन है वैसे ही संवाद होंगे। भाषा को सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक रखना है ताकि सभी लोग उसको समझ सकें, देख सकें, अच्छे से आसानी से उसको ग्रहण कर सकें, ठीक है। संवाद लेखन की विशेषताएं, तो संवाद जो होंगे वो संक्षिप्त होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। बड़े बड़े डायलॉग्स लोगों को याद नहीं होते, इसीलिए शॉर्ट में होने चाहिए। भाषा जो है वो पात्र के अनुसार होनी चाहिए। संवाद स्पष्ट होने चाहिए और अनावश्यक यानी फालतू के शब्द से बचे, फालतू के शब्द बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। गूढ़ विचारों को सरल शब्दों में, यानी बहुत गहरे विचार जो हो उसको सरल शब्दों में रखना है, तभी जाके लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक है संपादकीय। तो संपादकीय क्या होता है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का जो संपादक होता है, संपादक के द्वारा लिखा जाता है, उसको संपादकीय कहा जाता है, ठीक है। तो संपादकीय वह लेख होता है जो समाचार पत्र या कोई मान लो कोई मैगजीन है, उसके संपादक के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये उसका निजी विचार हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, कोई समसामयिक घटना, मान लो कोई करंट में कोई घटना चल रही हो, कोई विषय है, कोई घटना है, कोई समस्या चल रही हो, तो संपादक की राय और उसका दृष्टिकोण उसमें होता है। जैसे आप देखते हो आज के समय में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो कोई न्यूज़पेपर का संपादक प्रदूषण के मुद्दे को लेकर भी संपादकीय लिख सकता है। या मान लो कोई दूसरा मुद्दा चल रहा हो, तो उस मुद्दे पर भी कोई जो न्यूज़पेपर का संपादक है वो उस पर लिख सकता है। वो उसकी संपादक की राय होती है, उसका दृष्टिकोण होता है, यानी उसका नज़रिया होता है, ठीक है। ये पत्र की नीति और विचारधारा को दर्शाता है। फिर संपादकीय का स्वरूप, यानी अगर इसका स्वरूप देखें तो ये एक आर्टिकल होता है, मेनली ये 500 वर्ड या 1000 वर्ड के आसपास हो सकता है, 600-700 वर्ड भी हो सकता है। इसमें इसमें फैक्ट भी रखे जाते हैं, ठीक है, तथ्यों पे आधारित हो। और इसमें विश्लेषण किया जाता है घटनाओं का, यानी जैसे मान लो प्रदूषण पे लिख रहे हैं, तो इसमें ये भी लिखा जाएगा प्रदूषण क्यों हो रहा है, किस कारण से प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। उसका विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे प्रदूषण बढ़ा है, और उसकी व्याख्या की जाएगी। लास्ट में निष्कर्ष भी निकाला जाएगा कि अगर ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है, ठीक है। सारी बातें आपको एंड में बताई जाती हैं। फिर इसके प्रकार, अब संपादकीय जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। वो किसी के प्रशंसात्मक या समर्थनात्मक यानी किसी घटना के समर्थन में हो सकते हैं, किसी घटना के आलोचना में हो सकते हैं, किसी घटना के विश्लेषण में हो सकता है, किसी चीज़ की व्याख्या के बारे में हो सकता है, ठीक है। या अलग अलग प्रकार के टॉपिक पे संपादकीय लिखा जा सकता है। इसका क्या महत्व होता है, तो ये जनता जो होती है ना, जनता जो न्यूज़पेपर को पढ़ती है, तो ये जनमत निर्माण में सहायक होता है, पाठकों को सही दिशा देता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, सामाजिक समस्याओं पर सोचने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, ठीक है। क्योंकि संपादकीय में ना ज़्यादातर जो वही विषय लिए जाते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हों, या जो करंट में चल रही घटनाएं, ज़्यादातर ऐसे विषयों पे लिखा जाता है। अच्छे संपादकीय के क्या गुण होते हैं, सबसे बढ़िया, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के निजी विचार होते हैं, तो हमेशा उसको निष्पक्षता और ईमानदारी से ही लिखना चाहिए। उसकी भाषा जो हो वो स्पष्ट हो और तर्कपूर्ण हो, लॉजिक हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी पक्षों को ध्यान में रखना है। उसमें फैक्ट जो हो, जो भी फैक्ट दिए जा रहे हैं वो विश्वसनीय हो। संक्षिप्त और प्रभावशाली शैली होनी चाहिए। संपादकीय लेखन के लिए आवश्यक बातें, यानी विषय का सही सही विषय का चयन करना है, समस्या जो भी जिस समस्या पे लिख रहे हैं उसका अच्छे से विश्लेषण करना है, सही निष्कर्ष निकालना है, सरल और प्रभावी भाषा का इस्तेमाल करना है, और रोचक शीर्षक होना चाहिए। यानी क्योंकि संपादकीय का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो उसका टाइटल है। टाइटल हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि लोग टाइटल पढ़ेंगे ना तभी वो संपादकीय को पूरा पढ़ेंगे। अगर टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर लोग उसको हो सकता है संपादकीय को पूरा ना भी पढ़े। फिर इसकी भाषा, भाषा देखो गंभीर, स्पष्ट, विचारपूर्ण होनी चाहिए। समाचार भाषा से अलग होनी चाहिए, इसमें आलोचना भी होनी चाहिए, तो सुझाव, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। पाठक की बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखिए कि जो पढ़ने वाला है वो किस स्तर का है, तो उसके स्तर को भी ध्यान में रख के इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं संप्रेषण के जो अलग अलग बाधक तत्व हैं उसमें, यानी जो संप्रेषण होता है उसमें कुछ समस्याएं आती हैं।
तो उन समस्याएं किन चीज़ों को लेकर संप्रेषण में समस्या आती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए आपको, क्योंकि कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से नहीं कराता, मैंने करवा दिए इसमें। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, जो आपको वीडियो नंबर 1 है, उसमें करा दिए। तो इन 2 वीडियो के बाद आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड बता रहा हूँ, ध्यान से देख के जाना है। अब बात करते हैं किन किन चीज़ों से समस्या होती है, यानी संप्रेषण में कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो संप्रेषण जो होता है किसी भी व्यक्ति, किसी समाज या देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्यवहार में, लेकिन संप्रेषण के व्यवहार में कई सारी समस्याएं यानी बाधाएं आ जाती हैं, जिनके कारण संदेश जो है वो सही से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये कौन सी बाधक तत्व है या कौन सी चुनौतियां हैं, मान लो पेपर में ऐसे भी आ सकता है, संप्रेषण की प्रमुख चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अलग आंसर नहीं करना, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है मनोवैज्ञानिक बाधा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है या जो उसका पूर्वाग्रह होता है, या उसके मन में जो भय या क्रोध या तनाव है, ठीक है, जो सुनना चाहता है वही सुनना, यानी भावनात्मक असंतुलन। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, उनके मन में कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ भय, कुछ क्रोध, कुछ उनके साथ घटना घटी होती है, तो वो वही चीज़ सुनना पसंद करते हैं जो जैसा उनके साथ हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लो अ, उनका जैसा नजरिया है वो वैसा ही सुनना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि सकारात्मक और शांत, इसका निवारण क्या है। इसका निवारण है कि सकारात्मक और शांत मानसिक अवस्था में लिखा जाना चाहिए, खुले मन से सुनने की आदत होनी चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण और सहानुभूति वाली दृष्टि से देखना चाहिए। फिर सेकंड है यांत्रिक बाधाएं, यानी मशीनों या उपकरणों में खराबी, कई बार नेटवर्क फेल हो जाना, लाइट कट जाना, या माइक्रोफोन, फोन, इंटरनेट की समस्या आ जाना। इसकी वजह से जो संप्रेषण होता है वो बाधित हो जाता है, उसमें समस्या आ जाती है। निवारण क्या है, तकनीकी उपकरणों की समय समय पे जांच हो, वैकल्पिक संचार साधनों का उपयोग होना चाहिए, तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है अर्थगत बाधाएं, शब्दों में के अर्थ में भिन्नता। कई बार क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन उस शब्द का कोई गलत अर्थ निकाल ले, अलग अर्थ निकाल ले, तो उसका मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, तो अस्पष्ट या जटिल या दोहरे अर्थ यानी डबल मीनिंग वाले जो शब्द हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों की वजह से भी ऐसा हो जाता है कई बार। इसका निवारण क्या है, सरल और स्पष्ट और सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संदर्भ यानी जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में, उसी के हिसाब से भाषा का चयन करना चाहिए। कठिन शब्दों की व्याख्या कर देनी चाहिए, मान लो कहीं पे कठिन शब्द आ भी रहे हैं, तो उस कठिन शब्द की व्याख्या कर दो ताकि समझ में आ जाए कि भाई इसका ये मतलब है। अगला है भौतिक बाधा, यानी कई बार क्या होता है, शोर शराबा, दूरी, समय का अभाव, खराब वातावरण, तो और सूचना के पहुंचने में विलंब, ये सारी समस्या आ जाती है कई बार। ठीक है, लेकिन इसका निवारण क्या है, शांत और उपयुक्त वातावरण प्रदान करें, सही समय और सही स्थान का चयन किया जाए, प्रभावी संचार का माध्यम। ठीक है, जो सही माध्यम हो जिससे सही से कम्युनिकेशन हो सकता हो, संप्रेषण हो सकता हो, उस माध्यम का ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर है भाषा की भी समस्या आ जाती है, कई बार व्याकरण अशुद्धियाँ या जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उसमें भिन्नता हो जाती है, तो इसके कारण भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसका निवारण क्या है, प्राप्तकर्ता की भाषा में संदेश, यानी जो प्राप्त करता है, जो संदेश को जिसको भेजना है, उसकी भाषा का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वो लोकल लैंग्वेज जानता है तो लोकल लैंग्वेज में ही संप्रेषण होना चाहिए। फिर मानक और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, भाषा शैली में सरलता होनी चाहिए, सरल भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर सांस्कृतिक बाधाएं भी होती है, जैसे किसी की संस्कृति, परंपरा, मूल्यों में भिन्नता होती है, प्रतीकों और संकेतों का अलग अलग व्याख्या होती है। जैसे मान लो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो उनका कल्चर अलग है। ठीक है, उनके तौर तरीके, व्यवहार, सब कुछ अलग होगा, तो कई बार उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनकी परंपराएं अलग है। निवारण क्या है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, लोगों को सहिष्णु बनाना। ठीक है, आपस में एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखना, दूसरे की कल्चर को भी समझ लेना कि भाई ये अगर ऐसा बोल रहा है तो आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका कल्चर में वो चीज़ें होंगी, उसके रीति रिवाज, परंपराओं में वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, जो वीडियो 1 है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो 2 जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों वीडियो को देखकर, कॉम्बिनेशन को आपको देखकर जाना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, इससे ही आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से, आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।